हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कच्चा तीवू द्वीप विवाद को लेकर भारत पर भड़का श्रीलंकाई मीडिया। जी हां, पहली बार श्रीलंकाई मीडिया ने इस मुद्दे पर भड़कते हुए जवाब दिया दोस्तों, और बहुत बड़ी धमकी दी। कहा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी हां, बताएंगे आखिर कोई नेता कुछ बोल नहीं रहा श्रीलंका का, लेकिन मीडिया ने क्यों ऐसा बयान दिया है। साथ ही साथ भारतीय मूल के सांसद ने कनाडा की संसद में पेश किया भारत विरोधी प्रस्ताव, लगाया सनसनी खेज आरोप। बताएंगे क्या आरोप लगाया है कनाडा ने भारत पर। और साथ ही चीन से लौटे नेपाली डिप्टी पीएम ने भारत को दिखाई आंख। कहा सार्क को बिमस्टेक से बदलना नेपाल को स्वीकार नहीं। बताएंगे आखिर चीन से लौटने के बाद कैसे बयान चेंज हुए हैं इस नेपाली डिप्टी पीएम के, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंदर बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कच्चा तीवू द्वीप विवाद को लेकर भारत पर भड़का श्रीलंकाई मीडिया। कहा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले कच्चा तीवू द्वीप को लेकर आरटीआई जवाब से भारत और खासकर तमिलनाडु की सियासत गरमाई हुई है। सालों पहले कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दिए जाने को मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और डीएमके के खिलाफ हमलावर है। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुए एक समझौते के तहत कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था। श्रीलंका की मीडिया ने कच्चा तीवू द्वीप मुद्दे को उठाने के लिए भारत सरकार की आलोचना की है और इसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में चुनावी लाभ उठाने के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला कदम बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्ट्रेट पर स्थित कच्चा तीवू द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति भंडार नायके के बीच इस द्वीप को लेकर समझौता हुआ था। जून 1974 में दोनों देशों के बीच 2 दौरे की बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर सहमति बनी और यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। बता दें पूरा बयान आपको कि क्या कहा श्रीलंकाई मीडिया ने इस मुद्दे पर। दरअसल श्रीलंका का अंग्रेजी अखबार डेली मिरर ने मंगलवार को अपने संपादकीय लेख में इस मुद्दे पर टिप्पणी की है और उस अखबार ने ओपिनियन लेख की हेडिंग दी है कि मोदी वांट्स कच्चा तीवू तमिलनाडु में चुनाव का समय करके हेडिंग दिया है। दोस्तों, अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा श्रीलंका के साथ किए गए समझौते में गलती नजर आ गई। ये समय भारत में चुनाव का है और भाजपा भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में कभी भी सत्ता में नहीं आई है। अखबार ने आगे लिखा कि यह अफसोस की बात है कि अपनी सूझबूझ के लिए मशहूर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी राजनयिक होने का दिखावा करना छोड़ दिया और तमिलनाडु में कुछ वोट हासिल करने की उम्मीद में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए अपने प्रधानमंत्री की बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका को भारतीय राजनीति में नहीं घसीटा जाएगा। श्रीलंका भारत की आंतरिक राजनीति से दूर रहना चाहता है। श्रीलंका के एक अन्य अखबार डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से छापा है। डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने इस ओपिनियन लेख को लेकर हेडिंग दी है कि कच्चा तीवू भारत का नहीं था, जो वो छोड़ दें। अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कच्चा तीवू द्वीप की संप्रभुता को लेकर अपना पुराना राग अलापा है। कहा कि तथ्यों को मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। एक मित्रवत पड़ोसी देश की ओर से ये एक खतरनाक और अनावश्यक गुस्सावा है जिसका गंभीर परिणाम हो सकता है। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं श्रीलंका की मीडिया, श्रीलंका की सरकार बन बैठी है। श्रीलंका के किसी भी नेता ने अब तक इस पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन श्रीलंका की मीडिया भुगतान भुगतने पड़ेंगे जैसे भी बयान दे रही है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी? जो भारत के हिस्से को लेकर भारत पर ही बयानबाजी की जा रही है श्रीलंकाई मीडिया को लेकर, इस पर आपकी जवाब तो बनती है। दोस्तों, देखते हैं क्या कहते हैं भारत की जनता। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारतीय मूल के सांसद ने कनाडा की संसद में पेश किया भारत विरोधी प्रस्ताव, लगाया सनसनीखेज आरोप। जी हाँ, कनाडा में एक सांसद ने एक निजी प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत आरोप लगाया गया है कि भारत वहां की व्यवस्था में दखल दे रहा है। यह प्रस्ताव पीएम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसद सुख धालीवाल ने पेश किया है और इसके चलते भारत और कनाडा के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं। 12 फरवरी को यह प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे 6 अन्य भारतीय मूल के कनाडाई सांसदों ने समर्थन दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कनाडा के एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की देश के अंदर ही एक धार्मिक स्थान पर हत्या हो गई थी। इसमें भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ सामने आया था। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया है कि इन उदाहरणों से पता चलता है कि कनाडा में दूसरे देशों की ओर से धमकी दखल देने की कोशिश हो रही है। भारत, चीन, रशिया, ईरान और कुछ अन्य देश ऐसा कर रहे हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक गुरुद्वारे की पार्किंग में यह घटना हुई थी। इस मामले में जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत पर आरोप लगाए थे और कहा था कि उसके इशारों पर ही निज्जर का यूं कत्ल किया गया था। तो वहीं भारत ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज किया है और कनाडा से सबूतों की मांग की है। जी हाँ, ऐसे में जिस प्रकार से कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि हमारे देश में दखल दिया और हत्या करा दी गई, और इस मुद्दे पर लगातार कनाडा भारत पर हमलावर हो
रहा है, वो भी बिना प्रूफ के। इस पर आपकी जो भी राय हो। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सार्क को बिमस्टेक से बदलना नेपाल को कतई स्वीकार नहीं। जी हां, चीन से लौटे नेपाली डिप्टी पीएम ने भारत को ये कहते हुए दिखाई आंख। दरअसल चीन से लौटे नेपाल के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि उनका देश सार्क को बिमस्टेक से बदलने को स्वीकार नहीं करेगा। नेपाली डिप्टी पीएम का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए सार्क की जगह पर बिमस्टेक को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। वही नेपाल की बात करें तो वो सार्क और बिमस्टेक दोनों का ही सदस्य देश है। बिमस्टेक जहां काम कर रहा है, वहीं भारत के सख्त रुख के बाद सार्क की साल 2016 के बाद से ही बैठक नहीं हुई है। इससे नेपाली विदेश मंत्री बौखलाए हुए हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल अभी भी सार्क का अध्यक्ष है। काठमांडू में ही सार्क का सचिवालय है। वहीं बिमस्टेक की बात करें तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ये भी नेपाल को नागवार गुजर रहा है। श्रेष्ठ ने नेपाली संसद में बिमस्टेक को लेकर आए प्रस्ताव पर कहा कि हम सार्क की कीमत पर बिमस्टेक को सक्रिय करने पर सहमत नहीं है। सार्क निष्क्रिय और अप्रभावी हो गया है। हम बिमस्टेक को सार्क के रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि सार्क को फिर से सक्रिय करने के लिए नेपाल निश्चित रूप से कदम उठाएगा। जी हाँ, ऐसे में चाइना से लौटने के बाद जिस प्रकार से भारत को आंख दिखाया है इस नेपाली डिप्टी पीएम ने, लग तो ऐसी रहा है कि चाइना मालदीव की तरह ही नेपाल को भी भड़का रहा है और भारत को लेकर पट्टी पढ़ा रहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते खत्म कर दे और चीन के साथ हर चीज में साझेदारी करे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि भारत इस पर क्या कदम उठाता है। नेक्स्ट खबर बता दें, सुबह आए भूकंप से जूझ रहे ताइवान के साथ चीन का बहुत बड़ा धोखा, भेजे 30 फाइटर जेट और युद्धपोत। जी हाँ, महाशक्तिशाली भूकंप में भी नापाक हरकत से बाज नहीं आया ये चाइना। आपको बता दें, ताइवान में बुधवार की सुबह भूकंप आने से त्राहिमाम चारों तरफ मच गया। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सीमा के पास 30 चीनी लड़ाकू विमान और 9 नौसैनिक जहाजों का पता चला है। ताइवान ने भूकंप आने के 1 घंटे बाद ये दावा किया है। जी हाँ, ताइवान ने दावा किया है कि 24 घंटे के भीतर जितने जहाज उसकी सीमा में आए हैं इस साल में सबसे अधिक हैं। चीन लगातार ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और कहता है कि वो उस पर कब्जा कर लेगा, भले ही उसे सेना का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन के 20 विमानों ने द्वीप के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी अडीज को पार किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास चीन के 30 लड़ाकू विमान और 9 नौसेना के जहाजों का पता लगाया गया। 20 विमान ताइवान के उत्तरी मध्य रेखा और अडीज को पार किया। ताइवान की सेना ने इनकी निगरानी और जवाब के लिए उचित बल की तैनाती की है। जी हाँ, आपको बता दें कि ताइवान में इतना तगड़ा भूकंप आया जिसके बाद पूरी दुनिया सदमे में है। ऐसे में चाइना को कॉन्डोलेंसेस देना चाहिए था ताइवान को, लेकिन उसके बावजूद उसने फाइटर जेट्स भेज दिए ताइवान के क्षेत्र में। बहरहाल इस निर्दयता के लिए आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और चाइना को क्या जवाब देना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, हमने इतिहास बनाया है लेकिन हम यहाँ नहीं रुकने वाले। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार की इस योजना का बजा डंका। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत गरीबी मिटाने के लिए साहसिक कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे आज के कार्य कल के कैनवास को चित्रित कर रहे हैं। ये उम्मीद की यात्रा है, बदलाव की यात्रा है। कंबोज ने कहा, हम पहले ही इतिहास बना चुके हैं उन 25 देशों में से जिन्होंने 15 वर्षों के भीतर अपनी बहुआयामी गरीबी को आधा कर दिया है। भारत ने 415 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें, चीन फर्स्ट भारत सेकंड थी नेहरू जी की नीति। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने फिर साधा पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर निशाना। बता दें, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जे जैसी समस्याओं के लिए पिछली गलतियां जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की पेशकश कर भारत के रुख का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि एक समय था जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि भारत सेकंड, चीन फर्स्ट। जी हाँ, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या भारत को पीओके और चीन द्वारा कब्जाए गए भारतीय क्षेत्रों की स्थिति के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए या उन्हें वापस पाने के लिए काम करना चाहिए। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अक्सर जवाहरलाल नेहरू का जिक्र होता रहा है और पिछले कुछ दिनों में बीजेपी नेता कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने को लेकर नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकारों पर भी निशाना साध रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि 1950 में सरदार पटेल ने, यानी कि उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने नेहरू को चीन के बारे में चेतावनी दी थी। पटेल ने नेहरू से कहा था कि आज पहली बार हम दो मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन पर ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसका भारत ने पहले कभी सामना नहीं किया था। पटेल ने यह भी बताया कि उन्हें चीन पर
यकीन नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके इरादे अलग है और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आगे कहा कि नेहरू जी ने पटेल को जवाब देते हुए कहा कि आप अनावश्यक रूप से चीनियों पर संदेह करते हैं। नेहरू ने यह भी कहा कि किसी के लिए भी हिमालय से हम पर हमला करना असंभव है। नेहरू को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। जी हाँ, नेहरू चीन खतरे को पूरे तरीके से अपने बयान से खारिज कर रहे। ऐसे में जयशंकर जी ने फिर एक बार पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी पर निशाना साधा। साथ ही साथ आपको बता दें, अफगानिस्तान में आतंकवाद का नेटवर्क चिंता का विषय। जी हाँ, सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक में अजीत डोभाल का सबसे बड़ा बयान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कजाकिस्तान कर रहा है। इसमें ईरान पहली बार एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक में हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव से भी मुलाकात की। तो वहीं अजीत डोभाल जी ने अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क की निरंतर मौजूदगी समेत सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के निकटवर्ती पड़ोसी के तौर पर भारत के अफगानिस्तान में वैध सुरक्षा और आर्थिक हित है। ऐसे में अफगानिस्तान में आतंकवाद का नेटवर्क चिंता का विषय है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है तुर्की का जानी दुश्मन। अर्दोआन के होश ठिकाने लगाएंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? बता दें, तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीक ने भारतीय ब्रह्मास्त्र यानी दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। और अगर भारत और ग्रीक के बीच ये समझौता हो जाता है तो तुर्की की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगी। साल 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध को लेकर दरवाजा खोल दिया गया था और उस दौरान दोनों देशों ने डिफेंस सेक्टर में नए करार पर करने पर सहमति जताई थी। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान डे पर हैदर से लेकर अबाबिल तक खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? बता दें, बीते 23 मार्च 2024 को पाकिस्तान डे परेड पर पाकिस्तानी सेना ने खास शिरकत की। इस दौरान पड़ोसी देश की आर्मी की तरफ से कई रक्षा कार्यक्रमों का अनावरण किया गया। यहाँ सेना ने पाकिस्तान में निर्मित और चीनी डिजाइन से बने हैदर टैंक को भी लोगों के सामने प्रदर्शित किया। बताया जा रहा है कि हैदर भारतीय टैंक T-90 की बराबरी का है। पाकिस्तान को यह जंगी टैंक 2017 में चीन से प्राप्त हुआ था। पड़ोसी देश ने उस दौरान चीन से करीब 300 VT-4 टैंक हासिल किए थे। दोस्तों, पाकिस्तान डे परेड पर पहली बार पाकिस्तानी सेना ने अपनी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली HQ-9P मिसाइल को भी सामने लाया है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। बहरहाल, इन खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कहीं भारत को डराने की कोशिश है? जबकि पाकिस्तान को पता है कि भारत पाकिस्तान के इस तुच्छे मुच्छे हथियारों से, मिसाइलों से डरने वाला नहीं। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने भारत की जमकर तारीफ। कहा 2024 का साल मोदी का साल है। जी हाँ, साथ ही निर्मला सीतारमण को बताया पाकिस्तानी नेताओं के लिए मिसाल। दरअसल भारत में चुनाव और अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने बात की है। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी साजिद तरार ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी का कामकाज करने के तरीके से प्रभावित हैं और उनको लगता है कि मौजूदा साल उनके नाम होने वाला है। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक संकट पर भी चिंता जताई। तरार ने कहा कि पाकिस्तान 1.8% की दर से बढ़ रहा है तो भारत की विकास दर 8.4% है। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों मुल्कों के आगे बढ़ने की रफ्तार में फर्क को दिखाता है। तो वहीं साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान में हम लगातार भ्रष्टाचार से तंग है और पड़ोसी देश भारत में एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जो मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। उनको पार्टी बीजेपी ने टिकट दिया तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये देखना चाहिए कि दुनिया में इस तरह के भी उदाहरण मौजूद हैं जिससे पाकिस्तानी नेताओं को सीखना चाहिए। पाकिस्तान आज एक फेल मुल्क है तो क्यों है, हमें सोचना चाहिए। बहरहाल साजिद तरार ने वाकई में पाकिस्तानियों को सोच में डाल दिया है कि आज भारत आगे है हमसे तो क्यों आगे है और पाकिस्तान पीछे है तो क्यों पीछे है। अगली खबर बताते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, घाटी के बगीचों में लश्कर के आतंकियों ने रची बहुत बड़ी साजिश। नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे की तैयारी। दरअसल कश्मीर में चुनावों से पहले बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों ने साजिशें रचना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में 60 घंटे पहले लश्कर ए तैयबा के आतंकी कश्मीर के भीतर न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी सियासी रैलियों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक मीटिंग भी की। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर इस तरीके की साजिशों को अंजाम देने की तैयारी की है। दोस्तों, आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकवादियों ने पहली बैठक कुलगाम के एक बगीचे में की। केंद्रीय खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि यहाँ पर लश्कर के आतंकी जुनैद अहमद भट्ट को आतंकी साजिश पर काम कर रहा था। जी हाँ, ऐसे में खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आतंकी जुनैद की इस मीटिंग और उसकी पूरी हलचल के बाद चप्पे चप्पे पर नजरें गड़ा दी गई है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, विजेंद्र सिंह रात तक कर रहे थे राहुल गांधी जी को ट्वीट। अचानक आज भाजपा में हुए शामिल, किस
किसानों और पहलवानों के भी थे साथ। जी हाँ, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 30 दिन में क्या से क्या हो गया। विजेंद्र सिंह बीजेपी ज्वाइन करने पर मीम्स हुए वायरल। बता दें, ओलंपियन मुक्केबाज व कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंह बुधवार को यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो गए। भगवा पार्टी में शामिल होने से कुछ घंटे पहले तक विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ट्वीट रीट्वीट कर रहे थे। हालांकि अचानक भाजपा में शामिल होने की वजह को लेकर विजेंद्र ने कुछ खुलासा नहीं किया। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और दक्षिणी दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिदूड़ी की मौजूदगी में विजेंद्र सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस उन्हें मथुरा से अभिनेत्री और मौजूदा सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। इन चर्चाओं को हवा खुद मुक्केबाज ने दी थी। दरअसल 2 दिन पहले विजेंद्र ने जाट समाज नाम के ट्विटर हैंडल का ट्वीट भी रीट्वीट किया था। अब ऐसे में अचानक से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस भी हक्का बक्का रह गई है। जी हाँ, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस। कहा बीजेपी में शामिल होने के ऑफर का सबूत दे आतिशी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर आया है। करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है। उन्हें कहा गया है कि भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक करियर बचा लो, अन्यथा महीने भर में ईडी गिरफ्तार कर लेगी। कुछ दिनों में उनके आवास, रिश्तेदारों व परिवार वालों के घर रेड होगी और समन भेजे जाएंगे। तो वहीं अब भाजपा ने आतिशी के आरोपों के बाद उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। हम उन्हें भागने नहीं देंगे, इस बार उनको जवाब देना ही होगा। आतिशी के कल बयान पर हमने कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं। हमने कल शाम तक उन्हें माफी मांगने का समय दिया था, अब वो समय खत्म हो चुका है और उन्हें मानहानि का नोटिस दिया गया है। उन्हें इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इस दौरान इनका जवाब नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या आतिशी ने सबूत के साथ बीजेपी पर आरोप लगाए होंगे या फिर कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रही होंगी? जो भी आपको लगता है कमेंट में लिखकर आप बताएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसे लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।